मैं उस बार पहली एलिमिनेशन में निकल गया था। हालांकि मैं कोशिश बहुत कर रहा था और मैं इस तरीके का नहीं था, मैं क्लासिकली गाता था। तो ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। साथ ही साथ अगर कोई कंटेस्टेंट जिनको मैं लोगों की जितनी भी गलतफहमियां हैं मैं उसको कंडेम करना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में रियलिटी शोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो डर, वो कॉन्शियसनेस सबको रहता है हमको। तो आई थिंक म्यूजिक की जीत हो रही है। मतलब रील्स बनाते हैं उस गाने के ऊपर में, और इस गाने के लिए मैं स्पेशली मेरे जो मेंटर है। तो क्या कुछ कहना चाहते हो, कैसा रहा आप तीनों का सफर अब तक का? अभी तक का सफ़र हमारा बहुत ही जादुई रहा है और इस पूरी जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे रहकर। और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स है और मतलब हमें आपस में ही यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मस्ती भी करते हैं, सीखते भी हैं, म्यूज़िक भी करते हैं और एक दूसरे के साथ और समय बिताने का मन है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मतलब जब हम इंडियन आइडल में, मेरा ये पहला रियलिटी शो है, तो जब मैं इंडियन आइडल में आई थी ऑडिशन राउंड से लेकर अब तक आप सभी का इतना प्यार मिला है। आप सभी सोशल मीडिया पे और अपने वोट्स के थ्रू इतना प्यार दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे के आने वाले एपिसोड्स में हम सभी आपके लिए आपकी पसंद के नए नए गाने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे हमेशा कुछ नया नया ट्राई करते रहें आपके लिए, और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। आपको हम किसी भी तरीके से निराश नहीं होने देंगे। मेरी जर्नी और हमारी जर्नी तो सिमिलर ही है, क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग हैं। और मेरा बात अगर मैं करूँ तो ये मेरा एक स्कूल है जिस स्कूल में मुझे फिर से एडमिशन मिला है, क्योंकि मैं सीज़न 11 में था। हाँ जी, आप सबको शायद पता है, जिन्होंने भी देखा है उस सीज़न में। मेरे कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में बहुत अच्छे लोग ने देखा था। तो फिर इस सीज़न में आने का एक ही मकसद था कि और एकदम वियर्ड कुछ भी नहीं थे, छोटा बच्चे जैसा था मैं, डरता था, घबराता था और उस हिसाब से गाता रहता था क्लासिकल। बट जब मैं निकल गया उसके बाद फिर मुझे ऐसी मैं 3 साल से वेट कर रहा था, क्योंकि कभी ना कभी इंडियन आइडल मुझे जाना था ज़रूर, क्योंकि एक आखिरी बार मुझे इंडियन आइडल तो आना ही था। और वो मौका इस तरीके से इतनी जल्दी मिलेगी, ये स्कूल में फिर से रीएडमिशन मिलेगा, वो मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं था। और जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी उस समय में, जितना आप लोगों तक मुझे पहुंचना था, अगर मैं नहीं पहुंच पाया था, इस बार आप लोगों तक पहुंचने की मुझे एक मौका मिला है। और आप लोग को इतना प्यार मिल रहा है, इतने आप लोग, बस मुझे नहीं, ओबॉम, मुस्कान एंड हमारे जितने भी बाकी दोस्त फ्रेंड्स पार्टिसिपेंट है, सबके वीडियोस इतने वायरल हो रहे, इतने सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं, टीवी से इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे, और कहाँ से मैसेजेस आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग थैंकफुल है। और आगे के एपिसोड्स तो आप लोग देखते रहिए, धमाकेदार होने वाला एपिसोड्स, और सब लोगों को मज़ा आएगा। तो अगर मेरी बात करें तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बचपन से मतलब म्यूज़िक का तो पहले से ही शौक़ बड़ा था, बट कभी सीख नहीं पाया फॉर्मली। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जब भी अगर मैं यहाँ पे ऑडिशन पे जाऊँगा, जहाँ तक भी मैं जाऊँ, अगर मैं ऑडिशंस में निकल जाऊँ या फिर जहाँ तक भी मैं जाऊँ, मेरा ये था कि मुझे सीखना है। जहाँ तक भी मैं जाऊँगा मैं सीखूँगा ज़रूर। और आज यहाँ तक पहुँच गया, टॉप 11 में हम लोग पहुँच गए, तो बहुत कुछ सीखा है। जिस चीज़ के लिए आया था वो तो हो रहा है मेरे लिए, और आगे भी जहाँ तक भी जाऊँगा सीखता रहूँगा। तो मेरे लिए सीखना ही मेरा एक एम्बिशन था और वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो रहा। राइट। एंड अगर बात करूँ तो इसके पहले के कौन से इंडियन आइडल्स आपने देखे हैं विद सीजन, एंड कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट या विनर की बात करूँ तो आप तीनों के थे? मैंने एक्चुअली इंडियन आइडल के मोस्ट ऑफ द सीजन्स देखे हुए हैं, और ऑब्वियसली हम सब ने देखे हुए होंगे, क्योंकि इंडियन आइडल का कौन फ़ैन नहीं है, सब फ़ैन है। और मुझे सारे कंटेस्टेंट्स बहुत पसंद आए हैं। और मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड मैं जिनसे हूँ, शायद मुझे पर्सनली साइली दीदी बहुत पसंद है सीज़न 12 से, और सलमान भैया बहुत पसंद है, और पवन भैया बहुत पसंद है। मतलब काउंट करने जाऊँ तो बहुत लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होती हूँ। और कोशिश करेंगे हम यही कि हम भी आपके लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि आप आगे चल के हमसे भी इंस्पायर हो पाएँ, बस। मेरे तो बहुत ही पसंदीदार पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे हैं, क्योंकि
सीज़न 10 से लेके इंडियन आइडल की जो एक लेवल हुई है वो किसी और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं मुझे लगता है दुनिया में जहाँ पे इंडियन आइडल की कम से कम वो लोग जानते नहीं है। वो सीज़न 10 से वो चीज़ हुई और उस सीज़न तो मतलब हिस्टोरिक था ही। सलमान भाई इतने ही अच्छे हैं। और मेरे सीज़न में मैं उनको दादा बोलता हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, रोहित शामराव दादा। तो रोहित शामराव दादा को मैं देखता था उस समय में और इतना इंस्पायर होता था क्योंकि वो हर तरीके के गाने गाते थे और सच अ कॉन्फिडेंट मैन। और अभी भी बातें होती है दादा से। और ऋषि सच्चा, उनका वॉइस इतना क्वालिटी, ही ऋषि भाई इतने प्यारे, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी मतलब दादा के अभी भी। और बहुत 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 लोगों से मैं मतलब क्या बोलूँ इंस्पायर हुआ हूँ, होके सीख के समझ के कोशिश किया हूँ आने के लिए सीज़न में और सीख रहा हूँ, ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग इस तरीके से दुआ बस देते रहिए। इंडियन आइडल तो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। एक टाइम था जब मेरे फैमिली मेम्बर्स हम लोग सब सारे ऐसे घर में बैठे हुए देखते थे और आज का दिन है कि मेरे फैमिली तो देख ही रहे हैं, साथ में कितनी फैमिलीज देख रहे हैं इंडिया की, बाहर के। तो ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। साथ ही साथ अगर कोई कंटेस्टेंट जिनको मैं बहुत पसंद करता था तो बहुत सारे ऐसे, बट मुझे नाम जो याद आ रहा है वो है पवनदीप भैया, जो कि मतलब इतने वर्सेटाइल सिंगर है, साथ ही साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो नहीं बजाते। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सभी सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो पवनदीप भैया से मिला नहीं कभी, बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है उसमें से कुछ है जिन्होंने उनके बारे में बताया। तो पता चला कि वो जितने अच्छे सिंगर्स है उससे ज़्यादा अच्छे इंसान है और इतना पॉजिटिव है, हर किसी को मतलब इतना पुश करते हैं कुछ करने से पहले। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के, उनके बारे में जान के और ज़्यादा अच्छा लगा, मैं उनका और बड़ा फ़ैन बन गया। तो अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, बट आशा करता हूँ कि आगे जाके उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। राइट। फिर बात करें तो छोटे शहरों से लोग आते हैं बड़े सपने लेकर, लेकिन कई बार हम देखते हैं रियलिटी शोज के काफी स्कैम्स होते हैं, डिजर्विंग कोई और रहता है, वोट्स का काफी ज्यादा अप डाउन होता है, ये सारे। तो ये सब चीजें आप लोग को भी क्या अफेक्ट करती है? लाइक डू यू गाइस रियली थिंक एंड व्हाट इज योर टेक? मुझे वो जानना है कि क्या लगता है आप लोगों को। मेरे ख्याल से जितना मैंने मतलब ये मेरा पहला रियलिटी शो है और जितना मैंने देखा है और समझा है, मेरे ख्याल से मुझे कभी भी कुछ अनफेयर नहीं लगा, क्योंकि हमारे जजेस इतने मैं क्या बोलूँ, इतने ट्रू आर्टिस्ट हैं वो खुद में ही, और इतने ट्रू ह्यूमन बीइंग्स हैं कि मैंने अपने आँख के सामने या अपने जानकारी में तो कभी कुछ अनफेयर होते नहीं देखा। और मतलब मैं लोगों की जितनी भी गलतफहमियां हैं मैं उसको कंडेम करना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में रियलिटी शोज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बहुत ही बहुत ही फेयर जजमेंट के थ्रू हम ऑडिशन से यहाँ तक आए हैं। और ऑडियंस को भी ये चीज़ आई थिंक समझ आती है कि डिज़र्विंग लोग और हमारे जो जजेस हैं उनके सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि हम पर इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमने एक्चुअली अब खुद से कुछ देखा ही नहीं है। हम खुद ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा आज हमने ख़राब गाया है, या हम मतलब आज हमारे इस फेलो कंटेस्टेंट से ये गलती हो गई है, हमें खुद पता चल जाता है और जजेस को भी वो पता चलता है। और उसी डिसीजंस के, उसी सिनेरियोज़ के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं और कुछ भी अनफेयर नहीं होता। तो हम तो बहुत खुश हैं और हम बस यही सोच रहे हैं कि हमसे आगे एपिसोड्स में कोई गलती ना हो, बस ऐसे ही चलते जाए। मैं यही बोलना चाहूँगा क्योंकि इस बार के जो जज पैनल है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई हिस्ट्री ऑफ रियलिटी शो में ऐसी लेजेंड्स, श्रेया घोषाल, लेजेंड कुमार सानू, विशाल सर, ऐसे जज पैनल हो सकता है। हमने खुद नहीं कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो इनकी जो जजमेंट है ना इतनी रियल है कि अगर आपने, हो सकता है कि कोई अच्छा मतलब कुछ एपिसोड से अच्छा गा रहा है या गा रही है, पर एक एपिसोड में अगर उन्होंने थोड़ा ख़राब गा दिया तो जजेस बोल देते। तो वो डर, वो कॉन्शियसनेस सबको रहता है हमको। तो आई थिंक म्यूज़िक की जीत हो रही है इसमें कि सिंगिंग रियलिटी शो है और उधर पे आके अगर म्यूज़िक
ही इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आप खराब गा रहे हो, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, अगर ऐसा हो तो वो सही नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है इंडियन आइडल में। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक वही फेलो पार्टिसिपेंट जो फिर से आया, मुझे मौका मिला है। तो हम लोगों रात हमको तो मतलब सोने के लिए भी डर लगता है कभी कभी। तो मैं तो सोता ही नहीं हूँ। ओबम मेरा रूम पार्टनर है, उसको पता है, तो वो भी नहीं सोता है। हमारे यहाँ पे आई थिंक सोने का कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करना होता है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है। हमारा शूट खत्म होता है, तुरंत गाने मिल जाते हैं, हमको उसमें लग जाना पड़ता है। हमारे जो ग्रूमर्स हैं, नीरज कालकर सर, धर्मेश सर, मंगल सर, देवांश दादा, तो हमारे 4 ग्रूमर्स हैं। तो ये लोग मतलब इतने डिसिप्लिन्ड है कि 7 बजे मतलब 7 बजे आ जाते, और पता नहीं रात को सोए कब, पर उठ के आ जाना पड़ेगा। तो हमारा हर रोज़ ऐसे ही बीत जाता है कि हम ना कुछ अपने इतने प्यारे फैंस को रिप्लाई भी कर पाए। मैं वेल विशर बोलता हूँ, समय नहीं मिलता है कि ग्रूमिंग में सुबह से हम लोग रहते हैं 6 से 8 घंटा, उसके बाद उस गाने को लेकर खुद को बैठना पड़ता है। तो मेहनत बहुत है। तो इसके पीछे ये सारे स्कैम्स, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट भी करती है। मेहनत ही दिखती है और उसी का रिजल्ट। उसके बाद भी अगर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब हो तो जजेस पूरी पॉइंट आउट करते हैं और मार्क्स भी हमारे उसमें कटते हैं। तो एक फेयर रियलिटी शो मुझे इस सीजन में तो डेफिनेटली लग रहा है। और ये एक बहुत, ओबम को बोलूँगा, ओबम तुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड रहता है कुछ भी, क्योंकि मैं बाकी चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट यहाँ पे मैं हूँ, मैं खुद लाइव वहाँ पे प्रेजेंट रहता हूँ, सारे कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस विटनेस करता हूँ। और जितना भी अभी ऑडिशंस से लेकर अभी तक जर्नी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अनफेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे जिनका भी परफॉर्मेंस ख़राब रहता है उनके मार्क्स कटते हैं, जिनका अच्छा रहता है उनके मार्क्स अच्छे रहते हैं। और जो भी रहता है फेयर रहता है। मैं जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उन सभी को बस यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ फेयर रहता है, अनफेयर कुछ नहीं रहता। जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। और जो ऐसा नहीं है कि जो एलिमिनेट हुए वो मेहनत नहीं करते, बट कुछ चीज़ें होती है, किसी का दिन होता है, किसी का दिन नहीं भी होता है। तो जिस दिन आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उस दिन आप ज़रूर आगे जाओगे, और जिस दिन आपका दिन खराब गया तो आगे और एक अच्छा दिन ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही रहता है, कुछ अनफेयर नहीं होता, सवेरा होगा। एलिमिनेशन से डर तो मेरे ख्याल से सबको लगता है, लेकिन हम उसको इतना सोचते नहीं है उस बारे में, क्योंकि जो जर्नी है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और हम जो भी यहाँ पर रहकर सीख रहे हैं, हर एपिसोड में हमें जो सीखने को मिल रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे इंडियन आइडल के इस जर्नी में जो आपने बोला कि कौन सा ऐसा गाना है जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा है, तो मेरा ऑडिशन का जो गाना था जहाँ पे सवेरा हो, और मैंने दिवाली के एपिसोड में आई थिंक दीवानी मस्तानी गाया था, जिस पे श्रेया मैम ने मेरा साथ दिया था थोड़ा। और वो दोनों वीडियोस ऑडियंस ने बहुत पसंद करे हैं, वो गाने, उन गानों को बहुत पसंद किया है। तो मेरे लिए वो गाने टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं। आप देख सकते हो जो जैकेट में पहन के बैठा हूँ, आई थिंक वो गाने अपने, मेरा फर्स्ट गाना था आमी जे तुम्हारू विद श्रेया घोषाल मैम। वो इतना वायरल हो गया था हर जगह पे कि श्रेया मैम जहाँ पे भी शो करने जाती थी, दुनिया के कोई भी कोने में, ये गाने के नाम लिया जाता था उनके सामने। तो वो गाना मेरा लाइफ डेफिनेटली बदल दिया उसके बाद से। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं उसके साथ साथ ओबम को दूंगा। ओबम बता कि तुम्हारा कौन सा गाना है? तो मेरा एक जो गाना था, जो मेरा पहला ऑडिशन का गाना था, सुकून मिला, वो गाना सबसे ज़्यादा जो वायरल गया था वही गाना है। और आज भी जो उसका ऑडियो है आज भी ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मतलब रील्स बनाते हैं उस गाने के ऊपर में। और इस गाने के लिए मैं स्पेशली मेरे जो मेंटर है, हमारे जो मेंटर है नीरज कालकर सर, उनको थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि वो ये जो गाना था सुकून मिला, ये मेरे लिस्ट में नहीं था एक्चुअली। जब हमारा जो लिस्ट तैयार करते हैं हम ऑडिशन के लिए, तो बट पता नहीं सर को कैसे लगा कि ये गाना तुम्हें गाना चाहिए, तो लिस्ट से एक भी गाना नहीं दिया उन्होंने, बट ये गाना दिया, सुकून मिला तेरे को गाना है जैसे भी करके। तो मैंने फिर वो गाया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने प्यार किया। तो इसके लिए नीरज सर को भी थैंक्स करना चाहूँगा, अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर।